नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे शारीरिक विकास के संदर्भ में, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी बाकी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मानसिक विकास, गामक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल इत्यादि का विकास, ये सभी शारीरिक विकास पर ही निर्भर करते हैं। अगर बालक बचपन से कमज़ोर हो या बीमार रहता है तो उसका बाकी सारा विकास भी प्रभावित होता है। शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मकता एवं मात्रात्मकता दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव बोथ। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान यानी कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन से ही प्रारंभ हो जाता है, और जन्म के बाद में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न गति से चलता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है, फिर इसकी गति मंद पड़ जाती है। किशोरावस्था के अंत तक ये शारीरिक विकास पूर्णतया रुक जाता है। इसको मुख्य रूप से जो इसका प्रभाव है वो दो तरह से हम देख सकते हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव होता है, डायरेक्ट इफेक्ट, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है शारीरिक विकास में, ये प्रभाव एक निश्चित आयु में भिन्न भिन्न विकासात्मक कार्यों को दर्शाता है कि कब बच्चा क्या कार्य कर सकता है किस उम्र में, और कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक 5 वर्ष का बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो वो विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में भी अव्वल रह सकता है, खेल के साथियों के साथ भी बराबरी कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर होगा या उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है तो वो खेलने में भी उसका मन नहीं लगेगा, बाकी किसी भी कार्य में हो सकता है वो पिछड़ जाए। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है, इसमें हम देख सकते हैं कि बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास का, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। बालक स्वयं अपनी शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से भी बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाहरी अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास इत्यादि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थॉमसन ने शारीरिक विकास के बारे में लिखा भी है। बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि एक बालक की अपीयरेंस कैसी है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसको वो किस प्रकार से दिखता है, कैसा दिखता है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। इसीलिए शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भाधान के समय जो गर्भित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, उसकी आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है। वही आकृति 9 माह में विकसित होकर के और पूर्ण शिशु 19 से 20 इंच लंबे एक शिशु के रूप में, जिसका वजन 3 से 3.5 किलो तक हो सकता है, ऐसा एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है। और यही मानव शिशु जन्म लेने के पश्चात अगले 18 से 20 वर्ष तक अपनी पूर्ण वयस्कता को प्राप्त कर लेता है। एक वयस्क व्यक्ति के रूप में हम उसे
देख सकते हैं। परंतु ये सब एकाएक नहीं हो जाता है। इन सब के लिए समय के साथ में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और लगभग 18 से 20 साल तक वृद्धि भी साथ में होती रहती है। विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति में ज़रूर हम परिवर्तन पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस शारीरिक विकास का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के अंतर्गत मुख्यतः शरीर के 5 क्षेत्रों में विकास की बात की गई है, जिससे बालक का व्यवहार प्रभावित होता है और बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में भी ये मददगार साबित होते हैं। ये जो 5 क्षेत्र हैं ये इस तरह से हैं। पहला है शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। दूसरा है नाड़ी संस्थान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तीसरा मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। चौथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और लास्ट 5वां है सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जनरल कंडीशन। अब हम थोड़ा इसे विस्तार से एक एक बिंदु को पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक संरचना के विकास की। शारीरिक संरचना से मतलब बालक के बाह्य व्यक्तित्व से होता है। एक लंबा चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला बालक ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है और दूसरों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर पाता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां इत्यादि का विकास सम्मिलित है। इन सब से मिलकर के व्यक्ति के शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। दूसरा बिंदु है नाड़ी संस्थान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास में सबसे पहले नर्वस सिस्टम का विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत ही मस्तिष्काधोमुखी विकास यानी कि सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल और सिर से पैर की तरफ यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास सबसे पहले आता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं एवं तंत्रिकाओं के विकास से ही बालक की सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण इत्यादि की क्षमता विकसित होती है। अतः बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास प्रारंभ होता है। बालक नई नई बातों के बारे में सोचता है, वो कल्पनाशील होता है, उसके व्यवहार में नए प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। मानसिक योग्यताओं में विकास के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ में समायोजन करना यानी कि एडजस्ट करना सीखता है और उसका बिहेवियर पैटर्न को वो प्रदर्शित करना भी सीख पाता है। इन नए व्यवहार प्रतिमानों में संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित प्रतिमान भी शामिल हो जाते हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्थ प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार के प्रतिमानों को प्रदर्शित करता है। अतः नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास एवं सभी प्रकार के विकास में बालक को सहायता मिलती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मांसपेशियों एवं अस्थियों के विकास की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहां शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, वहीं मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार एवं रचना प्रदान करती है। बालक में हिलने, डुलने, उठने, बैठने, चलने फिरने, दौड़ने, भागने आदि की क्षमता का विकास मांसपेशियों की परिपक्वता के कारण ही संभव होता है। बालक की जो अस्थियां हैं वो बाल्यावस्था में काफ़ी लचीली होती हैं। इसी कारण बालक बार बार गिरने के उपरांत भी उसकी हड्डियां आसानी से टूटती नहीं हैं। मांसपेशियों के विकास से बालक का गामक विकास भी यानी कि मोटर डेवलपमेंट भी उसी के कारण संभव हो पाता है। फलस्वरूप बालक खेल कूद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और
खेलों में श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त कर पाता है। चौथा बिंदु है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर के अंदर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर के शारीरिक विकास में अपना पूर्ण योगदान देती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि की वृद्धि से जो ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं वो बालक की लंबाई को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग देता है। वय संधि यानी कि प्यूबर्टी की स्टेज में सेक्स हार्मोन्स यानी कि यौन हार्मोन्स जो हैं इनका स्त्रवण चालू हो जाता है, जिससे बालक के यौन अंगों का विकास होता है एवं उसमें पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था को प्राप्त करते करते एक बालिका स्त्री के रूप में तथा बालक एक पुरुष के रूप में पूर्ण विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में भी हम बालकों में नए नए व्यवहार के प्रतिमानों को देख सकते हैं। उनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, लड़के लड़कियों का आपस में खेलना इत्यादि, ये एक दूसरे का साथ पसंद करना इत्यादि लक्षण हम उनमें देख सकते हैं। और इनका जो मुख्य कारण है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण निकले हुए हार्मोन से जो यौन अंगों का विकास है वो इसका मुख्य कारण माना गया है। और अब आखिरी जो बिंदु है इसमें वो है सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जनरल कंडीशन। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसे हम कदापि नकार नहीं सकते। सामान्य शारीरिक अवस्था से तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करने से है। यदि किसी भी अंग में दोष उत्पन्न हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेगरहैंस द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ लेगरहैंस में उपस्थित जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी कमी के कारण से मधुमेह या डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है। इसी तरह से अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो बालक में रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन बी की कमी से बेरी एवं त्वचा के रोग तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स इत्यादि रोगों की संभावना होती है। अतः बालक को स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास होना जरूरी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं विकास के उन नियमों की जो शारीरिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये मुख्य रूप से 5-6 नियम ये हैं। पहला है निश्चित विकास का क्रम, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डेवलपमेंट साइकिल्स। शारीरिक विकास निश्चित विकास क्रम के नियम के अनुसार ही होता है। यही कारण है कि विभिन्न आयु स्तरों में शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। फलस्वरूप गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। यही कारण है कि गर्भाधान के समय जो पिन हेड की साइज़ का जो जाइगोट है वो 9 माह की अवधि में पूर्ण विकास को प्राप्त करके मानव शिशु बन जाता है और उस अवधि में वो पिन हेड से बढ़ करके 18 से 20 इंच लंबा और लगभग 3 से 3.5 किलो का वज़न उसका हो जाता है। शिशु जन्म से लेकर फिर 2 वर्ष की अवस्था तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन फिर भी ये गर्भावस्था जितनी तीव्र नहीं होती, उससे कम ही मानी गई है। तत्पश्चात 3 वर्ष से लेकर के लगभग 11 वर्ष की अवस्था तक विकास की गति मंद पड़ जाती है और फिर प्यूबर्टी यानी कि वय संधि से प्रारंभ होकर के किशोरावस्था की शुरुआत में ये जो ग्रोथ रेट है या विकास की गति है ये एक बार फिर से बढ़ती है, तेज़ हो जाती है और परिपक्वता को प्राप्त करते करते ये विकास की गति 18 से 20 वर्ष की अवस्था आते आते तक ये
रुक जाती है, जहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन विकास का क्रम तब भी अनवरत चलता रहता है। अतः शारीरिक विकास चक्र के कारण ही बालक कभी नवजात शिशु, कभी बालक के रूप में, कभी किशोर और कभी प्रौढ़ तथा फिर वृद्ध के रूप में हम उसको देखते हैं या कहते हैं। दूसरा जो नियम है वो है निश्चित दिशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन। बालक का शारीरिक विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग एक निश्चित दिशा में ही विकसित होते हैं। यदि एक नवजात शिशु के विकास का अध्ययन किया जाए तो पता लगता है कि शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा एवं विकसित होता है। फिर बालक के करवट लेने से पहले वह अपने सिर को घुमाना सीखता है, फिर अपनी आँखों को घुमाना सीखता है, अपनी माता को पहचानता है। सिर के बाद धड़ की तरफ ये विकास बढ़ता है और फिर हाथों का और सबसे बाद में पैरों की तरफ ये विकास बढ़ता है। यही कारण है कि बालक सबसे अंत में जाकर के खड़ा होना और फिर चलना सीख पाता है। विकास का ये क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा, लयात्मक विकास यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिदमिक डेवलपमेंट। यदि नवजात शिशु के शारीरिक विकास का हम अवलोकन करें तो पता चलता है कि उसका शारीरिक विकास एक लयबद्ध तरीके से, रिदमिक डेवलपमेंट उसको हम कह सकते हैं, उसी लयबद्ध तरीके से ही होता है। जैसे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में शिशु की बढ़वार एवं वजन में तेज गति से वृद्धि होती है। फिर 3 से 11 वर्ष की अवस्था में जब शिशु जब तक वय संधि को प्राप्त नहीं करता तब तक उसकी शारीरिक विकास की गति एक बार फिर मंद हो जाती है। 11 से 15 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था को प्राप्त करता है और वृद्धि एवं विकास की गति हमें पुनः तीव्र होती हुई नजर आती है और फिर 16 से 18 वर्ष की अवस्था के बाद में ये मंद पड़ जाती है। इसके आगे हम बात करते हैं निश्चित अनुपात के नियम की, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यदि हम एक सुंदर स्वस्थ युवा व्यक्ति के शरीर का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि उसके सभी अंगों में यथा नाक, आँख, कान, होठ, गला, कंधा, सिर, ललाट, हाथ, पैर, कमर, पेट, पीठ, उंगलियों आदि में एक निश्चित समानुपात है और इसी समानुपात के कारण ही व्यक्ति का शारीरिक सौष्ठव जो है वो सुंदर दिखाई देता है। हाथ एवं पैरों का एक निश्चित अनुपात होता है, हथेलियां एवं उंगलियों में एक निश्चित अनुपात दिखाई देता है। चेहरे की आकृति देखें तो हमें पता चलता है कि होठ, दांत, गला, नाक, कान, ठुड्डी, आँखें, भौहें, ललाट आदि सभी एक निश्चित अनुपात में ही वृद्धि करते हैं और इसी कारण से व्यक्ति का चेहरा प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण दिखाई देता है। अगर इन अंगों के विकास में एक ही समय पर एक ही गति से अगर इनका विकास चलता रहे तो मानव का चेहरा आज जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं दिखाई देगा, वरन वो एक अजीब सा विचित्र प्राणी के रूप में हम उसको देखते। प्रारंभ में नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई का लगभग 25% होती है, अर्थात 1:4 के रेशो में होती है, जबकि परिपक्वता प्राप्त करने पर सिर एवं शरीर की लंबाई का अनुपात 1:8 हो जाता है। इसके बाद में आता है वैयक्तिकता का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ये नियम हैं ये तो सभी में हम देख रहे हैं कि एक सरीखे होते हैं, लेकिन इन सबके साथ में एक प्रिंसिपल और चलता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति चाहे एक ही माता पिता के संतानें हों वो बिल्कुल एक सरीखी कभी भी नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न गति से और भिन्न भिन्न समय पर होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की कोख से जन्मे 2 भाई बहनों के शारीरिक विकास में भी अंतर आता है और ये अंतर केवल लिंग भेद के कारण ही नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे कारण हैं जो इस डिफरेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी बच्चे का रंग अगर गोरा हो सकता है तो दूसरे का उसके कंपैरिजन में
सांवला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, दूसरे का कद उससे कम हो सकता है, कोई मोटा एवं भारी हो सकता है तो कोई दुबला एवं पतला हो सकता है। अतः शारीरिक विकास में ये विभिन्नता का नियम अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आखिरी नियम है सह संबंध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। शारीरिक विकास के अंतर्गत न केवल बाहरी या आंतरिक अंगों का विकास आता है, बल्कि इसमें विकास के अन्य क्षेत्र जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल, सामाजिक, भाषा विकास इत्यादि का भी घनिष्ठ रूप से संबंध रहता है। उदाहरण के लिए, जब बालक का शारीरिक विकास उत्तम होता है तभी उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। कमज़ोर एवं बीमार बालक का मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं खेल विकास भी बाधित हो जाता है, क्योंकि उसका मन स्वस्थ नहीं रह पाता। अब उसका तन स्वस्थ नहीं है, इसलिए उसका मन भी स्वस्थ नहीं रह पाता और इन दोनों का आपस में गहरा नाता है। जब बच्चा शरीर से स्वस्थ होता है तो उसका मन भी प्रफुल्लित रहता है। वो ऐसा बच्चा सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ रहता है। खुश मिजाज, हंसमुख, कर्मठ, योग्य एवं उद्यमी बच्चे को सारा समाज भी पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति समाज को उन्नति एवं प्रगति के शिखर पर लेकर के जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक विकास में सहसंबंध का नियम भी पाया जाता है। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे अगले जो बिंदु रहेगा उसमें हम विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।